नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं खास मुलाकात। और खास मुलाकात में अक्सर हम आपको एक नए शख्सियत से रूबरू करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आज मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जहां पर डीडीसी चुनावों का दौर जो है वो इस वक्त चरम पर दिख रहा है और सियासत भी गर्माती जा रही है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सर, सबसे पहले सवाल यही है कि डीडीसी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए आपको भी केंद्र सरकार की तरफ से एक कार्यकर्ता के तौर पर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर भेजा गया है। किस तरह से पूरी रणनीति बनाई गई? देखिए, जम्मू कश्मीर एक अलग परिस्थितियों के दौर में से गुजर रहा है और विशेष तौर से जब ये धारा 370 का समाप्त होना और उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को करना और लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटरी घोषित करना, ऐसी परिस्थिति में यहाँ सीधा देश के साथ हमारा ये प्रदेश जो है उस तरह से जुड़े यूनियन टेरिटरी के रूप में, और उस तरह से केंद्र की ओर से जो नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए, मजबूत किया जाए। यहाँ जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव सिर्फ सरपंच तक होते थे, बीडीसी होती नहीं थी, डीडीसी होती नहीं थी। थ्री टायर सिस्टम जो हमारा 3 टियर सिस्टम यहाँ पर लागू नहीं होता था। और ऐसी परिस्थिति में ये नया एक प्रयास है, एक नया एक दौर है, एक नई एक शुरुआत है, जहां ग्रास रूट की जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसको मजबूत करने की दृष्टि से हमारी पार्टी ने, हमारी केंद्र सरकार ने ये पहल की है। मैं समझता हूँ ये बहुत स्वागत योग्य है और इससे बहुत अच्छे परिणाम हमारे सामने देश के साथ जिस तरह से भावनात्मक रिश्ता जो हमारा जुड़ने का जो मजबूत होना चाहिए, उसमें इसकी भूमिका रहेगी। लेकिन सर, बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपने आप को इस चुनाव में स्ट्रांग समझ रही है तो वो है अनुच्छेद 370 और 35A का जाना। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कई सालों से जिस एक जंजीर ने जम्मू कश्मीर को जकड़ कर रखा हुआ था, उसे तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्या लगता है कि आने वाले जो चुनाव हैं, डीडीसी चुनाव जो 28 नवंबर को पहले चरण में शुरुआत जिसकी होने वाली है, कहीं ना कहीं फायदा वहां पर भाजपा का जरूर मिलेगा? निश्चित रूप से। देखिए, एक बहुत बड़ी भावना थी, पूरे देश की ये भावना थी कि पूरा देश, भारत जो है, मजबूत भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 एक ऐसी एक वजह थी, जो बाधा थी, जिसको मैं कह सकता हूँ केंद्र के हमारी लोकसभा राज्यसभा द्वारा जो पारित प्रस्ताव, जो जितने भी हमारे एक्ट्स होते थे, वो यहाँ पर लागू नहीं होते थे जब तक यहाँ पर प्रदेश सरकार उसको जो है वो पारित नहीं करती थी विधानसभा में, धारा 370 की वजह से। और इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि यहाँ जो भावनात्मक रिश्ता केंद्र के साथ होना चाहिए था, जिस तरह से मजबूती के साथ जुड़ना चाहिए था केंद्र के साथ जम्मू कश्मीर, उसमें ये धारा 370 की बाधा थी। इस बाधा को हटाना बहुत आवश्यक था और हमारी पार्टी की ओर से हमेशा इस बात को कहा जाता था और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में हम इसमें सफल हुए, कामयाब हुए हैं और बहुत लंबे समय से देश की एक भावना का सम्मान हुआ है। आज धारा 370 समाप्त होने के पश्चात जम्मू कश्मीर जिस प्रकार से भारत के साथ जुड़ना चाहिए, मजबूती के साथ जुड़ना चाहिए था, उसमें मुझे लगता है कि हम काफ़ी हद तक उसमें सफल हुए हैं और लोगों की भावनाओं का पूरे देश भर में सम्मान। भारतीय जनता पार्टी लगातार गुपकार डिक्लेरेशन पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, पीडीपी पार्टी है और जाहिर तौर पर निशाना जो है वो गुपकार डिक्लेरेशन पर साधा गया है। कुछ उसको लेकर प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, मुझे तो सिर्फ एक ही बात कहनी है कि यहाँ ही नहीं, पूरे देश भर में एक ऐसी परिस्थिति है, पिछले कुछ दौर से हम देख रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में है, उनको रोकना कैसे है। और उसके लिए ये समझौते जम्मू कश्मीर में तो गुपकार समझौते के रूप में सामने आया, लेकिन पूरे देश भर में अभी बिहार का चुनाव हुआ, महागठबंधन, वो भी इसी का ही एक स्वरूप था, इसी का एक रूप था। सब मिलकर के भी भाजपा को रोको, एनडीए को रोको, मोदी को रोको, यही एक विषय था। यही विषय यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी इस प्रकार से, विशेष तौर से अभी जो इस डीडीसी के चुनाव में हम देख रहे हैं, गुपकार का अभिप्राय ये है कि सब के सब इकट्ठा हो जाओ, भाजपा को कैसे रोका जाए, भाजपा को कैसे हराया जाए। इसी बात को लेकर के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें कामयाब नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे। बिहार का ताज़ा उदाहरण हमारे सामने।
यानी कि मोदी रथ को रोकने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अलग अलग सारी पार्टियां एकजुट होती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें कांग्रेस भी एकजुट हो गई है, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल कॉन्फ्रेंस और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अब एकजुट होती हुई दिख रही है। रोशनी एक्ट को लेकर बात करेंगे, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम आ गया है, महबूबा मुफ्ती का भी नाम जो है वो देखने को मिला है सामने, क्योंकि कल ही मुख्यालय की भी बात कही गई। उसको लेकर कोई प्रतिक्रिया? देखिए, गुपकार की बात तो मैंने कह दी कि भी सब लोग इकट्ठा होकर के जिस प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं भाजपा को रोकने के लिए, ये सफल नहीं होंगे। बहुत लोगों का मन है, लोगों का मत है कि अब इस प्रदेश को, इस राज्य की जो परिस्थितियां जो पहले रही हैं, उस परिस्थितियों के दौर में से बाहर निकालना चाहिए। यही एक लोगों की एक भावना हमने सब जगह देखी है। जहाँ तक आपने रोशनी एक्ट का, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। रोशनी एक्ट, जिस एक्ट के माध्यम से यहाँ एक इम्प्रेशन लोगों के बीच में ये दिया गया है कि 25,000 करोड़ रुपए की आमदनी प्रदेश को होगी, और ऐसे में जो ज़मीन है जिस पर कब्जा किया गया है, उस ज़मीन को उस आदमी को दे दिया जाएगा, और जो उससे आय होगी, और उस आय से हम जो है हाइडल प्रोजेक्ट लगाएंगे, हम यहाँ जम्मू कश्मीर का विकास करेंगे। ये सारी बातें एक जगह रही, और ऐसी परिस्थिति में सही मायने में बड़े नेताओं ने, बड़े कुछ अफसरों ने मिल करके जिस प्रकार से ज़मीन पर कब्जा किया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी, ज़मीन नहीं छोड़ी गई। यहाँ पर ये परिस्थिति हमारे सामने आई है, और मैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। विशेष तौर से उनने इस पर संज्ञान लेकर के जो सीबीआई की जांच के लिए कहा है, जांच उसमें होगी, और निश्चित रूप से ऐसे दोषियों को सज़ा होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि 1950 में लैंड रिफॉर्म लॉ जो है वो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में लाया गया था, लेकिन उसके बाद अगर इस पर कोई काम हुआ या बात करने की कोशिश की गई तो वो 2001 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वाली सरकार जब जम्मू कश्मीर के अंदर बनती है, और 1990 में इस पर एक सेट किया गया कि किस तरह से पूरा काम जो है वो किया जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक आपने देखा कि 25,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला है वो सामने आया है, और 15.85% लोग हैं जिन्हें इसका फायदा मिला है। तो जाहिर तौर पर जो बाकी की बची हुई राशि है, जो बाकी का बचा हुआ प्रतिशत है, लगभग 85% जो है वो सब घोटाले के तौर पर ही देखा गया। देखिए, मैं तो इस बात को लेकर के हैरान हूँ कि इस प्रकार की व्यवस्था मुझे लगता है कि शायद किसी प्रदेश में नहीं हो। ये सारी वजहें, सारी बातें इस कारण से होती रही क्योंकि धारा 370 यहाँ पर, और उसका एक लाभ अनुचित तरीके से राजनीतिक नेताओं ने, और राजनीतिक नेताओं के साथ उसमें अफसरशाही भी मिली हुई, और बहुत सारे जो प्रभावी लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, उन्होंने मिलकर के इस प्रकार से ये प्रयत्न किया, और इस प्रदेश को हर तरह से लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब लोगों को महसूस हो रहा है कि ये भी हुआ है, ये भी हुआ है। इस तरह से लोग अब जो है जितने भी इस प्रकार के जो नेता हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं, उनके प्रति जो है अब जागरूक हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ऐसे लोगों को क्या करना है, प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझती है। देखिए, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जब अब डीडीसी चुनावों का यहाँ ऐलान कर दिया गया, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह मैं हर बार कहती भी हूँ कि विपरीत दिशा में अगर कोई खड़ा है, आमने और सामने की अगर बात की जाए तो सारी पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं गुपकार डिक्लेरेशन के अंदर, और दूसरी तरफ भाजपा जो है वो अकेली एक पार्टी सामने दिख रही है। लेकिन अब गुपकार डिक्लेरेशन के अंदर जितनी पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही हैं कि जानबूझकर रोशनी एक्ट पर इस तरह से कार्रवाई करने की कोशिश की गई, यानी कि डीडीसी चुनाव जब सर पर आए हैं तो भाजपा की तरफ से केंद्र सरकार के अंदर तो भाजपा की सरकार है, और उसके वजह से ही ये सारी कार्रवाइयां जो हैं वो सामने आ रही हैं। उसको लेकर कुछ कहना? देखिए, गलत किया है तो कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कार्रवाई पहले किसी वजह से नहीं हो पाई, जैसे ये सारा विषय सामने आया है तो निश्चित रूप से उसके बाद कार्रवाई की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, और मैं मानता हूं कि जो लोग दोषी हैं इसमें, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश में संदेश जाना चाहिए। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को कुछ लोगों ने लूटने की कोशिशें की, ये इजाज़त अब नहीं हो सकती है। जो धारा 370 समाप्त होने के बाद ये सारी परिस्थितियां बदली हुई हैं, और ऐसी परिस्थिति में इन चीज़ों की इजाज़त नहीं होगी। ये संदेश देने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ इसमें निश्चित रूप से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो सख्त होनी चाहिए। अलग अलग जगहों पर जाकर जनसभा को संबोधित किया, रैलियों में भी आप पहुंचे हैं। क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जब नब्ज टटोली गई है, क्या चाहती है आम जनता जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की? एक तो सबसे बड़ी बात है कि जम्मू में इस बात को लेकर के एक बहुत बड़ा एक सेंटीमेंट है कि
मोदी जी का नेतृत्व देश के लिए बहुत आवश्यक है, ये ज़रूरत है देश की। और आज की तारीख में मोदी जी को जिस रूप में हम मजबूती दे सकते हैं, ताकत दे सकते हैं, वो हमको करना चाहिए। और ऐसे में डीडीसी के चुनाव में भी गांव का मुद्दा एक जगह है, गांव के विकास की बात भी हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक डेमोक्रेसी को नीचे के स्तर तक लाने के लिए, ज़मीनी स्तर पर लाने के लिए एक शुरुआत यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हुई है, जो आज से पहले हुई नहीं थी। इसको मजबूत करने की आवश्यकता है, और मजबूत करने का अभिप्राय यह है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देने की आवश्यकता है। तो बहुत बड़ी संख्या में जो लोग आज से पहले हमारे साथ जुड़े हुए भी नहीं थे, वो लोग आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मोदी जी की बात है, उनकी पार्टी की बात है, तो हमको मिलकर के काम करना। और एक संदेश जम्मू कश्मीर से यहाँ पर इस यूनिट टेरिटरी बनने के बाद ये जाना चाहिए, जो भी निर्णय किया है हम इसका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और ऐसे में हम मोदी जी के साथ हैं। आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी डीडीसी चुनावों में जीतकर सामने आती है तो क्या कुछ विकास कार्य होने वाले हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ईमानदारी से नीचे के स्तर पर जो विकास करने की आवश्यकता है, उसकी एक पहल होगी, उसकी शुरुआत होगी। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अभी हमारे केंद्र सरकार में 7 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। किस ईमानदारी के साथ, नए विजन के साथ काम कर रहे हैं वो। और एक भी घटना भ्रष्टाचार की आज तक केंद्र सरकार में पिछले 7 सालों के कार्यकाल में जो होने जा रहा है पूरा, तो अभी तक नहीं हुई है। ऐसी परिस्थिति में लोग यही चाहते हैं कि ये परिस्थिति जम्मू कश्मीर में भी आनी चाहिए। यहाँ जो लूट खसूट जो नेता लोग करते थे, उसको विराम लगना चाहिए, और तभी संभव है जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतेगी। और मैं समझता हूँ कि जितने भी यहाँ पर जो डेवलपमेंट की जो ज़रूरतें हैं, जो लोअर लेवल पर, जो गांव के स्तर पर, उनको पूरा करने के लिए जो है वो केंद्र सरकार खुले मन से सहयोग दे रही है। जम्मू कश्मीर के लिए पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ रही है यहाँ पर, और वो तभी व्यवहारिक हो पाएगी जब इस प्रकार के ईमानदार जनप्रतिनिधि जो है हमारी पंचायती राज के, हमारे 3 टियर सिस्टम में इसका चुन करके आएंगे। सरपंच भी होगा, बीडीसी का भी चेयरमैन होगा, बीडीसी के मेंबर्स होंगे, और उसके बाद डीडीसी के मेंबर, डीडीसी के जो नुमाइंदे जो है मिल करके काम करेंगे। ये बहुत एक बेहतरीन एक शुरुआत है। क्या लगता है कि 3 टायर सिस्टम जब एक होकर काम करेगा तो जाहिर तौर पर आम जनता का विकास होगा, आम जनता ऊपर आएगी? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि विकास को ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए 3 टियर सिस्टम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, हम अपने प्रदेश में देखते हैं कि पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं नीचे के स्तर पर। जो छोटे काम, जो गांव के विकास के काम, गली बननी है, सड़क बननी है, वहाँ पर पानी की समस्या है, वहाँ पर और जो ज़रूरतें हैं, वहाँ पर स्कूल के भवन की आवश्यकता है, स्वास्थ्य संस्थान के लिए आवश्यकता है। ये सारे काम जो है वो चुने हुए प्रतिनिधि के नाते, जब हमारी जो 3 टियर सिस्टम में जो लोग हैं होंगे चुने हुए प्रतिनिधि, वो करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका लाभ होगा। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की भी बात निकलकर सामने आती है, कांग्रेस पार्टी धारा 370 और 35 को लेकर कोई भी अपना स्टैंड क्लियर करती हुई नजर नहीं आ रही है। और अगर हम पीडीपी की देखें तो उन्होंने कड़ा रुख इख्तियार कर दिया है कि धारा 370 और 35 को वो वापस लाएंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपना कड़ा रुख इख्तियार करती हुई नजर नहीं आ रही। यानी कि मिलीजुली प्रतिक्रिया जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से देखी जा रही है। जाहिर तौर पर कहना ये गलत नहीं होगा कि अगर एकजुट पार्टियां हुई हैं तो क्या सिर्फ और सिर्फ सत्ता की भूख है, या फिर कुर्सी के पीछे एकजुट हो गए हैं कि या जो मोदी रथ है उसे रोकना है, जैसा पहले भी सवाल आपके साथ किया गया? क्योंकि जाहिर तौर पर सारी पार्टियों का एकजुट होना ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरे देश में पिछले कुछ अरसे से जब मोदी जी केंद्र की राजनीति में आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, विषय सब लोगों को, जो अपोजिशन वाले हैं उनको एक, उनके सामने एक ही है कि अब पहले उम्मीद थी कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, ये रोकने में सफल होगी, लेकिन कांग्रेस तो पूरे देश भर से समाप्त हो गई। जब कांग्रेस का अस्तित्व बिखरता दिखा, पूरे देश भर से समाप्त होते दिखा, तब ये सब लोग दुखी होकर के एक मंच पर आने के लिए, अब एक आदमी की बस की बात, एक पार्टी की बस की बात रही नहीं, तो ये सोच करके कि आओ हम सब मिल करके जो है मोदी जी को रोकने का काम करें। और जो उसमें कांग्रेस अभी तक स्पष्ट कर ही नहीं पा रही है वो है कहाँ, उसका विजन क्या है, धारा 370 को लेकर के क्या है, राम जन्मभूमि को लेकर के क्या है, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के वो स्पष्ट कर ही नहीं पा रही है। और ऐसे दौर में से कांग्रेस पहले कभी भी, ऐसे खराब दौर में से कभी भी नहीं गुजरी जो वर्तमान में इनकी स्थिति है, उसके नेतृत्व की वजह से, एक परिवार की वजह से। और ऐसे में सभी पार्टियां इकट्ठा होकर के
मिल करके मोदी जी को रोकना, भाजपा को रोकना, एनडीए को रोकना, इस प्रकार के प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनको सफलता मिल नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे थे विपक्ष पार्टियों की तरफ से कि धारा 370 और 35 को एक मुद्दा बनाया गया बिहार में चुनाव जीतने के लिए। देखिए, धारा 370, 35 ये दोनों ऐसे विषय हैं जो पूरे देश की भावना, लोगों की भावनाओं के साथ जुड़े हुए थे। धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, ये जम्मू कश्मीर का ही विषय नहीं था, पूरे देश चाहता था। जब भारत एक राष्ट्र बन गया है, जम्मू कश्मीर भारत की एक रियासत बन गई है, ऐसे में अलग से ये प्रावधान वहाँ पर नहीं होना चाहिए। आपके वहाँ पर 104 से ज़्यादा जो है हमारे जो कानून जो है हमारी पार्लियामेंट द्वारा पारित, वहाँ पर जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाते थे क्योंकि धारा 370 थी। और ऐसी परिस्थिति में बहुत सारी चीज़ें, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा कहाँ मिला, किस वजह से मिला? धारा 370, क्योंकि जो हमारा एंटी करप्शन का जो हमारा जो बिल है, जो भ्रष्टाचार के विरोध में, उस सारे विषय को लेकर के जम्मू कश्मीर में कानून को इतना लचीला रखा गया था क्योंकि केंद्र का कानून वहाँ पर लागू नहीं होता था। आपका आईपीसी वहाँ पर, इंडियन पेनल कोड वहाँ पर लागू नहीं होता, आरपीसी वहाँ पर लागू होता है। और जम्मू कश्मीर में भावनाओं का विषय ये जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है, ये धारा 370 का, ये 35A का पूरे देश भर का विषय था। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तो बहुत प्रमुखता थे इस विषय को लेकर के, हमेशा कहती थी कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। और ऐसे में अभी जो निर्णय लिया, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय, और इस निर्णय के माध्यम से पूरे देश में एक असर हुआ है। देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर युवाओं का है कि युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। 50,000 नौकरियां देने की बात कही गई केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन लोगों का ये कहना था कि 50,000 नौकरियां काफी नहीं थी, ज्यादा तादाद में इसे बढ़ाया जाना चाहिए था। रोजगार को लेकर आने वाले समय में क्या कुछ घोषणाएं हो सकती? मुझे लगता है कि देखिए, अभी तो इन सारी बातों को लेकर के कहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व के मस्तिष्क में बहुत बड़े प्लान्स हैं। ये जम्मू कश्मीर मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए और एक भारत के रूप में, मजबूत भारत के रूप में जो है वो जम्मू कश्मीर जो है हमारा यूनियन टेरिटरी आज की तारीख में जो है वो अपनी भूमिका में आए। उस तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर विकास की दृष्टि से होने वाली हैं, विकास के साथ साथ में रोज़गार की दृष्टि से भी होने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जो प्लान्स हमारे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के दिमाग में हैं, वो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर में रोज़गार के क्षेत्र में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले। कठुआ जिले की जिम्मेदारी आप पर सौंपी गई और आपके कंधों पर इसका पूरा कार्यभार जो है वो देखने के लिए आपको बताया गया और यहाँ पर भेजा भी गया। क्या लगता है कि कठुआ की जनता की जब नब्ज टटोली गई है, तो आम लोग किस तरह से पूरे जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आपने भी अलग अलग जगहों पर जाकर निरीक्षण किया, संबोधित किया आम जनता को, क्या क्या मुद्दे रहे लोगों के? ये सबसे बड़ी बात है कि एक तो इस चुनाव में लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ये भी एक चीज़ है जो डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए है, 3 टियर सिस्टम। इसको पहले कॉन्सेप्ट में ही यहाँ जम्मू कश्मीर में ये लोगों के जहन में था ही नहीं कि ऐसा भी होता है। दूसरा सबसे बड़ी बात कि उनको लग रहा है कि हमको एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है जहाँ हम आज के इस दौर में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में, मोदी जी को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। वो भूमिका हमको निभानी चाहिए, उसमें हमको अपना सहयोग देना चाहिए। एक दूसरा विषय ये है। तीसरा, बहुत बड़ी उम्मीद विकास के लिए केंद्र सरकार से है और केंद्र के हमारे नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी से है, और वो तभी संभव हो पाएगी, लोगों को लग रहा है, जब हम साथ देंगे, सहयोग देंगे, मजबूती के साथ खड़े होंगे। तो उस तरह से सारी चीज़ को लेकर के बहुत बड़ा परिवर्तन हम नीचे ज़मीनी स्तर पर देख रहे हैं, जो आज से पहले देखने को नहीं मिला। मैं जम्मू कश्मीर में रहा हूँ, मैंने यहाँ पर संगठन में काम करते हुए अपने दौरान देखा, बहुत मुश्किल से आदमी को जोड़ने के लिए प्रयत्न करने होते थे, क्योंकि ये परिस्थितियाँ वहाँ पर उस वक्त की थी नहीं। आज की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। लोग खुल करके आ रहे हैं, खुल करके जुड़ना चाहते हैं, खुल करके आगे बढ़ करके सहयोग देने के लिए उनके मन में मंशा है। ऐसा लगता है मुझे कि निश्चित रूप से इसका परिणाम जहाँ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और जहाँ विकास को एक गति देने के लिए एक भूमिका उसमें रहेगी, और वहाँ मोदी जी को भी बहुत बड़ा सपोर्ट ज़मीनी स्तर पर जो है आम जन जो है वो मन में जो भावनाएं पाल के रखे हैं, उसकी भी पूर्ति इसमें होगी। आपकी तरफ से ही बयान जारी किया गया कि पहले कश्मीर में लोगों को डर लगता था, लेकिन धारा 370 और 35 से जाने के बाद अब लोगों को डर नहीं लगता। निश्चित रूप से
निश्चित रूप से पहले लगता था, और ऐसी बदली हुई परिस्थितियों में लोगों को अब लग रहा है कि अब भारत का जिस रूप में जम्मू कश्मीर एक हिस्सा होना चाहिए था, उस रूप में इसको देख रहे हैं। और ऐसे में किसी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की कोई आशंका की कोई बात नहीं, और इसमें जो है आगे बढ़ करके हमको काम करना है, खुल करके काम करना है। ये एक भाव जो है पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद होनी चाहिए, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के पद पर इस वक्त आप विराजमान हैं और जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जहां पर इस वक्त आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है केंद्र सरकार की तरफ से, क्या समझते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद होनी चाहिए, क्योंकि हर बार आतंकवादियों की तरफ से गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश होती है? देखिए, मैं तो एक तो सभी यहाँ के सुरक्षा कर्मियों को बहुत बधाई देता हूँ। बहुत मुस्तैदी के साथ वो काम कर रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। और जिस तरह से पिछले कुछ अरसे से आपने देखा भी होगा, और हम भी इस बात को देख रहे हैं कि आतंकवाद को नकेल डालने के लिए गंभीर प्रयास जो है जो होने चाहिए थे सुरक्षा बलों की तरफ से, वो भी हो रहे हैं। और जहाँ जहाँ उनको शय मिलती थी, जो पॉलिटिकल लोग होते थे, कुछ लोग ऐसे होते थे, बोलते कुछ थे लेकिन करते कुछ थे, उनको भी इस बात का आज डर है, दहशत है उन लोगों को इस बात को लेकर के कि आज जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, मजबूत नेतृत्व केंद्र का जो है वो किसी सूरत में जो है अब कोई कोताही नहीं छोड़ेगा, ढील नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में जो है वो गतिविधियों में धीरे धीरे कमी भी आ रही है, और जहां कोई इस प्रकार की घटना घटित हो रही है, जहां कोई भी आतंकवादी इस प्रकार की गतिविधि करने की कोशिश करे, उनको अंजाम दिया जा रहा है। उनका अंजाम जो है क्या हो रहा है, अभी आप लोगों ने ताज़ा कुछ दिन पहले ही नगरोटा की घटना के बाद देखा होगा। तो कतई भी डरने का, दहशत का इस प्रकार का माहौल जम्मू कश्मीर में ना रहे, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। और ये प्रदेश जो है यूनियन टेरिटरी जो अभी घोषित किया है, ये भारत के साथ उस मजबूती के साथ खड़ा हो, उस भाव के साथ खड़ा हो, उस भावना के साथ खड़ा हो जिस प्रकार से बाकी पूरे देश भर में देश की एकता और अखंडता के लिए लोग जान कुर्बान करते हैं। अनुच्छेद 370 और 35 से चला गया, लेकिन पीडीपी पार्टी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, गुपकार डिक्लेरेशन कहता है कि 370 और 35 को दोबारा से लाया जाएगा। कितनी सच्चाई, क्योंकि आम लोग ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश की जो जनता है, क्या उसे बरगलाया जा रहा है डीडीसी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए, या फिर सच में धारा 370 और 35 से वापस आ सकता है? देखिए, मैं इस बात को लिखता हूँ, ये धारा 370, 35 से अब ये जम्मू कश्मीर में जो लोग कह रहे हैं कि हम दोबारा उसको रिस्टोर करेंगे, ये बीते ज़माने की बातें हो गई। अब कहीं भी संभावना नहीं है, दूर दूर तक इस बात की संभावना नहीं है, किसी रूप में इस बात की संभावना नहीं है कि धारा 370 को अब जम्मू कश्मीर में फिर से लागू किया जा सकता है। ये परिस्थिति ही नहीं रह गई है, और मुझे लगता है कि उनको सहजता से इसको स्वीकार करना चाहिए। एकमात्र रास्ता ये है, अगर स्वीकार्यता उनकी इस बात के लिए नहीं होती तो उनका अस्तित्व अपने आप जो है वो खतरे में। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि सत्यपाल मलिक जो कि राज्यपाल थे 2018 में भी उन्होंने जिस तरह रोशनी एक्ट पर अपनी नज़र गड़ाई, और 28 नवंबर 2018 को उन्होंने कह दिया कि इसमें जितना भी काम हुआ है वो सब घोटाले हैं, गलत तरीके से काम हुआ है, अच्छे से रिपोर्ट जो है वो पेश होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जब वो गोवा जाते हैं और गोवा में राज्यपाल बनते हैं, वहाँ पर भी ऑडियो जो है वायरल होता है, और सबसे बड़ा बयान ये निकल कर सामने आता है कि चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उस वक्त बात जो है वो कही गई, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया था कि भ्रष्टाचार जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर चरम पर है। उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह से भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है? देखिए, एक बात को लेकर के ये शुरुआत है, धारा 370, 35 से दोनों के बारे में जो निर्णय केंद्र सरकार का बड़ा स्पष्ट है, और इन्हीं चीज़ों की वजह से जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में विशेष तौर से एक अलग परिस्थिति में इस प्रदेश में भ्रष्टाचार को शय दी जा रही थी, उसको ग्रो होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रास्ते दिए जा रहे थे, जिसमें बड़े लोग शामिल थे, चाहे वो नेता हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे दूसरे लोग हैं, वो लोग सब इसी प्रकार से इसका लाभ लेने की कोशिश जो करते रहे। अब सारी बातें जो है वो उस तरह की अब नहीं रही। इस बदली हुई परिस्थिति में अब अच्छी तरह से वो समझते हैं कि धारा 370 समाप्त होने के बाद भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर में उस रूप में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि केंद्र सीधी कार्रवाई करने की स्थिति में है, और केंद्र सीधी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ
करेगा, निश्चित रूप से करेगा, ये मैं कह रहा हूँ। और भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर की धरती से समाप्त हो, ये सरकार की हमारी प्राथमिकता भी है और मोदी जी का जीवन का मिशन यही। डीडीसी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी कौन सी ऐसे घोषणाएं लेकर सामने आई है, यानी कि मैनिफेस्टो की अगर हम बात करें, घोषणा पत्र के अंदर क्या कुछ रखा गया है? क्योंकि डीडीसी चुनाव है तो जाहिर तौर पर आम जनता ये जानना चाहती है कि विकास के लिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी क्या काम करेगी। देखिए, एक तो बात सबसे बड़ी बात है यही है कि जो केंद्र की मदद जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य के रूप में मिलती थी, वो पैसा ज़मीन पर पहुंचना चाहिए, विकास में लगना चाहिए। उस गरीब आदमी की मदद के लिए जो पैसा भेजा जाता है उस आदमी तक पहुंचना चाहिए। जैसे राजीव गांधी कहते थे कि अगर हम 1 रुपये भेजते हैं किसी की मदद करने के लिए तो उस तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे ही रह जाते हैं और बाकी पैसे बीच में ये हो जाते हैं। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री ने 2014 में आते ही सबसे पहले यही कहा था कि आप खाते खोलिए, अकाउंट खोलिए, और जनधन के अंतर्गत जो पूरे देश भर में एक मुहिम चली और उसका परिणाम आज देख रहे हैं। अगर किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपये किसान को दिया जाता है तो 6,000 रुपये ही उनके अकाउंट में आता है, खाते में आता है। इसी तरह से केंद्र से जो मदद विकास के लिए यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में मिलती है, वो पैसा सही जगह लगे, सही काम में लगे, भ्रष्टाचार की कोई उसमें गुंजाइश ना रहे, इस बात को सुनिश्चित करना ये इस चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा है। बाकी जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की, मजबूत करने के लिए जो ज़रूरतें हैं, उसमें बहुत काम करने की आवश्यकता अभी भी है। और ये 3 टियर सिस्टम जो हमारा पंचायती राज को जो अभी लागू हो रहा है, उसमें इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। गांव में तालाब बनना चाहिए, ये उनका काम है। गांव में रास्ता बनना चाहिए, पानी की योजना बननी चाहिए, गांव में बिजली बननी चाहिए, गांव में गली बननी चाहिए, गली पक्की होनी चाहिए, गांव को कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए एम्बुलेंस रोड के माध्यम से। ये सारे के सारे काम, विकास के कार्य जो है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर में पिछड़े क्षेत्रों में, ये डीडीसी के इस चुनाव के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो जाते जाते एक संदेश आपसे जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक मुख्यमंत्री के पद पर आप हैं और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर इस वक्त आप पहुंचे हुए हैं। आप जनता से कुछ कहना चाहेंगे कि बढ़ चढ़कर आप भाग लीजिए और अपनी पसंद के नुमाइंदे को सामने लाइए और उस नुमाइंदे को लाइए जो विकास की राह पर आपको लेकर चले। निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर के सभी यूनियन टेरिटरी में जो हमारे यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, डीडीसी के जो चुनाव फिलहाल जो हो रहे हैं इन दिनों में, एक तो सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र की मूल इकाई जिसको मजबूत करने की आवश्यकता हम पहले से अनुभव कर रहे थे, महसूस कर रहे थे, एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है ये, जब इसको मजबूत करने की दिशा में आप सब सहयोग दें। दूसरा, ज़मीनी स्तर पर विकास हो, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सरपंच का चुनाव हो गया, बीडीसी का चुनाव हो गया, डीडीसी का ये चुनाव हो रहा है। ये ज़मीनी स्तर पर विकास को जहां पहुंचना है, जहां पहुंचाना है, उसको बल देता है, ताकत देता है। इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि ईमानदार प्रत्याशी जो खड़े हैं उनको आप सहयोग दें। इसलिए ईमानदार प्रत्याशियों को चुन करके आप भेजें, यही मुझे आप सबसे विनम्र निवेदन करना है। और लोकतंत्र की इस कड़ी को और मजबूत करने में आप अपनी भूमिका निभाएं। बढ़ चढ़ करके चुनाव में वोट डालने के लिए आप जाएं, भाग लें उसमें, यही आप सबसे मेरा निवेदन है। लोकतंत्र की एक मिसाल जो है वो डीडीसी चुनावों में कायम होती हुई दिखेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी का एक बड़ा सबूत जो है वो डीडीसी चुनावों में देखने को मिल सकता है। क्योंकि धारा 370 और 35A के बाद की अगर हम बात करें तो पहली बार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर चुनाव यहाँ पर होने जा रहे हैं और आम जनता को बहुत जरूरी ये चाहिए कि वो बढ़ चढ़कर इस पूरे चुनाव में, इस चुनाव प्रक्रिया में भाग लें। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना इतना समय हमें देने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का भी कहना था कि बढ़ चढ़कर आप लोग बाहर आइए और अपनी लोकतंत्र यानी कि हमारी जो डेमोक्रेसी है इसका सबूत देना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम लोकतांत्रिक एक देश के अंदर रह रहे हैं और एक लोकतांत्रिक प्रदेश के अंदर रह रहे हैं। और जाहिर तौर पर अगर हम अपनी मनपसंद के नुमाइंदे को जिताकर सामने लाते हैं तो विकास होना लाजमी है, लेकिन सबसे पहले जनता जनार्दन है और जनता जो चाहेगी वही होगा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।